नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून से। बड़ी खबर के साथ देहरादून में मौसम को लेकर बड़ी खबर है। 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की सलाह लोगों को यह है कि यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस अलावा कई जो गाइडलाइन है वो भी जारी की गई है। आपको बता दें कि लगभग 6 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त देहरादून में उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट होगा, जो कि कहा गया था कि 25 तारीख को मानसून जो है वो प्रदेश में दस्तक दे देगा। और इसी के साथ साथ देहरादून में मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संजय पुंडी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। संजय, देखो, जिस तरीके से कहा गया था कि 25 तारीख को कहीं ना कहीं मानसून दस्तक देगा, 7 दिन तक भारी बारिश की संभावना देहरादून में जारी की गई है। इसी के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और क्या कुछ जानकारी? देखिए दीपिका, लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई जनपदों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि इन दिनों जिस तरह से चारधाम यात्रा भी अपने पीक पॉइंट पर है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड के में कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, भारी वर्षा का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, जिसके कारण कहीं लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के दौरान आप चारधाम यात्रा ना करें, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि इस दौरान जहां एक और बारिश आएगी तो वहीं पहाड़ों में चट्टान खिसकने की भी आशंका बताई जा रही है। जिसके चलते देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हरिद्वार समेत तमाम जो जनपद हैं उनके जो जिला अधिकारी है उन्होंने भी लगातार लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान आप चारधाम यात्रा ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चारधाम यात्री पहाड़ों की यात्रा करते हैं तो बारिश हो जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है, जिसके वजह से मौसम लगातार बार बार लोगों को कह रहा है कि आप बारिश के चलते यात्रा ना करें। बिल्कुल संजय, देखिए, जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसे क्या माना जाए कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है या कोई और वजह? पहले ही कहा था कि मानसून की जो प्री मानसून है वो आ चुका है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, वैसे वैसे ही जो मौसम था वो लगातार तीर्थ यात्रियों की परीक्षा ले रहा था। यही वजह है कि लोग इस बार यात्रा करने से बच रहे हैं। और इसके बाद भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, तूफान चलने की भी संभावना है। हम भी अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि इस दौरान आप यात्रा ना करें। दीपिका, चलिए, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। संजय, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर। इधर मसूरी में अवैध निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं है। विकास प्राधिकरण के द्वारा मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पिक्चर पैलेस चौक पर एक रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया है। इधर मामले में जानकारी देते हुए सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि जहां पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम की ओर से वहां पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी को लेकर पूर्व में भी लोगों से आग्रह किया गया था कि जो भी निर्माण कराए उसके पहले प्राधिकरण की अनुमति और नक्शा पास कराकर, साथ ही अवैध निर्माणों पर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर उधम सिंह नगर के बाजपुर में लंबे समय से खाली पड़ी चौकी पर भी कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है। वहां से गुजरने वाले अवैध खनन के वाहनों को चेकिंग के नाम पर रोका जा रहा था। उनसे अवैध तरीके से पैसों की वसूली की जा रही थी। अवैध वसूली की शिकायत को लेकर डीएम को एक खत भी मिला था। इस पर डीएम के आदेश पर एडीएम जय भारत सिंह ने बुलडोजर चलाकर चौकी को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि अधिकारियों की इस कार्रवाई से कोसी नदी में भी भगदड़ मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर चालकों में अफरा तफरी मच गई। माफियाओं ने अपने अवैध खनिज को पलटकर अपने वाहनों को छोड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया। ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहां गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से आरबीएम निकले हैं, वहां भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी डीएम साहब को भेज रखी है। तो महीने करीब 25, 30, 50 डंपर और ट्रैक्टर जो अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में लगे रहते हैं, हम लोग उसको
सीज करते रहते हैं और उनसे अर्थदंड भी वसूलते हैं। नदी के किनारे जो खेत हैं जिनमें लोगों के द्वारा अवैध खनन करवाया गया तो उसमें 23.5 करोड़ की हमने अवैध खनन पे रॉयल्टी अर्थदंड के लिए। इधर लक्सर में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बाणगंगा और गंगा नदी के घाटों पर जमकर अवैध खनन हो रहा है। आलम यह है कि दोनों नदियों के घाटों से रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध खनन कर सामग्री स्टोन क्रशर्स पर भंडारण कर रही हैं। सूरज के ढलते ही खनन माफियाओं की जेसीबी मशीनें नदियों के घाटों पर गरजनी शुरू हो जाती हैं और रात भर जमकर अवैध खनन होता है। अवैध खनन सामग्री से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर सड़कों पर दौड़ते फिरते हैं। पिछले दिनों खनन और ओवरलोडेड वाहनों के कारण सड़क हादसों में क्षेत्र के लगभग 8 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी अवैध खनन का खेल प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे जमकर हो रहा है। इस संबंध में डीएम धीराज सिंह गब्रियाल का कहना है कि अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक है। शिकायतों का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है। जो भी अवैध खनन है वो बिल्कुल नहीं होगा जनपद में। और अभी तक जितनी भी सूचनाएं हम लोग को मिली हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो और या फिर मोबाइल के माध्यम से हो या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है। और इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल भी अवैध खनन नहीं होना है और अवैध खनन अगर पाया जाता है तो ऐसी दशा में हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। अभी जो अपडेट लिया मैंने लास्ट 10 डेज में ही 19 ट्रैक्टर ट्रॉली 3 जेसीबी को सीज किया गया। क्योंकि पुलिस की निरंतर कार्रवाई के साथ खनन के अलावा भी पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट और लॉ से रिलेटेड काम रहते हैं, इसलिए संयुक्त रूप से कभी हम टीम बनाकर, चाहे वो मजिस्ट्रेट के साथ हो, एसडीएम के साथ हो, चाहे खनन अधिकारी के साथ हो, ये भी ज्वाइंट कार्रवाई चलती है। लेकिन पुलिस अपने स्तर से भी जहां भी शिकायत मिलती है इस तरह की कार्रवाई, अभी जैसे मैंने आपको फिगर बता दी, 19 ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 जेसीबी को अभी वर्तमान में ही लक्सर क्षेत्र में इसको सीज किया गया। इधर उत्तरकाशी से बड़कोट से बड़ी खबर है। सड़क के नीचे गिरी एम्बुलेंस हादसे में चालक एक फार्मासिस्ट घायल हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिलहाल एम्बुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। सड़क से नीचे एम्बुलेंस गिरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हादसे में चालक और एक फार्मासिस्ट के घायल होने की खबर है। तो तस्वीर नजर आप देखिए किस तरीके से हादसे में एक फार्मासिस्ट और जो ड्राइवर है वो घायल हुआ है। इधर सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। हालांकि इस एम्बुलेंस में कोई भी मरीज नहीं था, लेकिन ये क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं, बैलेंस बिगड़ा है और यहाँ पर ये भरभरा कर नीचे गिर गई है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर ड्राइवर को और जो फार्मासिस्ट है उसको हल्की चोटें आई हैं। कोई भी इसमें सवार नहीं था। इधर 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए कांवड़ मार्ग पर पुलिस, पीएसी, आरएएफ के साथ साथ कमांडो दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। यात्रा की सीसीटीवी कैमरों से, हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी। इसके अलावा 12 फीट से ऊंची कांवड़ भाला, त्रिशूल ले जाने पर रोक रहेगी। उत्तराखंड सरकार तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार भी शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आला अधिकारियों को सभी तैयारियों की समीक्षा करने के और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फिर 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। कांवड़ को लेकर के समीक्षा बैठक हुई है। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है। कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी
हम लोगों ने जायजा लिया है, जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर बने हैं। संजय, देखिए 4 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। अधिकारियों की जो मीटिंग है, जो बैठकें हैं, वो भी चल रही हैं। इस बार कुछ खास तैयारियां भी देखने को मिली हैं, जैसे कि कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही साथ यूं है कि अतिक्रमण ना हो, क्योंकि जहां कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां अतिक्रमण को भी रोका जाए। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? व्यक्तिगत कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि जो सरकार के मंत्री है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो शिव भक्त आएंगे उनकी मूलभूत सुविधा में कोई कमी ना रहे। हालांकि इसको लेकर जो मंत्री सतपाल महाराज हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम जो यात्रा पटरी है उसका निरीक्षण करने की भी बात कही है। यानी जो टूटी फूटी सड़क है उनकी जल्द से जल्द मरम्मत हो और कांवड़ पटरी पर जो मूलभूत सुविधा है उनको वहां पर किया जाए। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से अब कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिन से उससे पहले अधिकारियों को कहा गया है कि जो की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम घाटों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। दीपिका, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जाए, चूंकि कांवड़ियों को भी अब ख्याल रखना होगा कहीं ना कहीं, संजय हम ये कह सकते हैं। चलिए आगे भी आपसे जुड़ती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। इधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की आज 77वीं बैठक आयोजित होगी, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। साथ ही विकास प्राधिकरण के रुड़की में नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने के संबंध में चर्चा हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास विकास की कॉलोनियों को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद प्राधिकरण की ओर से आवास विकास की कॉलोनियों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इस पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है। इधर वापस से उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हुए बात होगी टाउन हॉल की। टाउन हॉल में मेयर अनीता शर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम हरिद्वार की बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक के शुरुआत में ही 7 सभासदों को मेयर की ओर से स्पष्टीकरण नोटिस को लेकर हंगामा किया गया। दोनों ही पक्षों के सभासद आमने सामने जुट गए हैं, जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद नगर आयुक्त और मेयर के समझाइश के बाद पार्षद गण शांत हुए। बोर्ड की बैठक पूरी हुई। बैठक में 128 करोड़ का बजट पारित किया गया। इस बैठक में विभिन्न वार्डों में होने वाले निर्माण में सड़क, नाली और अन्य काम भी शामिल हैं और हर वार्ड में करीब 10 लाख तक के काम किए जाने पर सहमति बनी है। बजट भी पास हो गया है। जो हमारे ये निर्माण के कार्य हैं हर क्षेत्र में होने हैं वो भी पास हो गए हैं और हर पार्षद के वार्ड में कम से कम 10-10 लाख का तो काम होना चाहिए। और मैंने कह भी दिया है कि होगा वो काम। और आप देखिए कि कांवड़ मेला सिर पे है, 3-4 तारीख से शुरू भी है, तो इसलिए बोर्ड बैठक करना जरूरी था, क्योंकि बोर्ड बैठक हो जाएगी तो सब कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि अच्छा कार्य होना चाहिए। देखो, जो हमारा बजट था वो पूरा आज बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। तो उसमें निर्माण कार्य को लेकर थोड़ा इश्यूज थे, तो उसमें भी ये डिसीजन हुआ कि सभी लोग फटाफट हम लोग निर्माण कार्य करा देंगे। तो अभी एक टेंडर हम लोग निकालने जा रहे हैं जुलाई 1 वीक में। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टेंडर को निकालेंगे, मानसून के बाद निकालेंगे। तो इसी में सर्वसम्मति तो होगा। कुछ और थोड़ा इशू थे तो सभी लोगों ने आपसी सहमति थे, तो सॉर्ट आउट होगा। इधर रुड़की तहसील परिसर में एडवोकेट्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल चौधरी ने कहा है कि पिछले 2-2.5 महीने से तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं कर रहे। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जनता की परेशानियों को देखते हुए अधिवक्ताओं ने बीड़ा उठाया है और कई बार इस संबंध में अधिकारियों से बात भी की गई, लेकिन उसका भी कोई समाधान नजर नहीं आया। सरकार से मांग की जाती है कि जल्द से जल्द आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दाखिल खारिज का काम शुरू कराया जाए, इसकी लोगों का काम साफ हो सके। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता तो रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लगातार 2-2.5 महीने से रजिस्ट्रार कानूनगो दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है वो नहीं कर रहे हैं। म्यूटेशन की फाइलें नहीं ले रहे हैं और बाकी सभी प्रशासनिक कार्य वो लगातार कर रहे हैं। जनता परेशान है, त्रस्त है।
जनता अधिवक्ताओं के पास आती है, अधिवक्ता जनता का कार्य करते हैं और जनता की परेशानी को देखते हुए अधिवक्ताओं ने ये बीड़ा उठाया कि भाई ये कार्य जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसमें अधिकारियों से वार्ता की गई लेकिन कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं। इधर आदि कैलाश यात्रा का 16वां दल यात्रा वापस कर कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटन आवास गृह चौकड़ी पहुंचा है, जहां पर पर्यटन आवास गृह चौकड़ी के प्रबंध दीपक पंत के नेतृत्व में यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ और कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ जोरदार स्वागत हुआ है। यात्रियों को कुमाऊं का प्रसिद्ध पहाड़ी भोज भी कराया गया। यात्रियों ने बताया कि यात्रा के आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के दर्शन के बराबर अनुभूति मिल रही है। यात्रा के दौरान KNBN की ओर से बेहतरीन सुविधा दी गई, साथ ही यात्रा करने वाले साथ पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने का भी मौका मिला। एम्प्लॉइज का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम गंगा मैया से जुड़े हुए थे, हम हिमालय से जुड़े हुए हैं और इसका पूरा श्रेय इनको ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यात्रा बहुत सुखद रही और भगवान भोलेनाथ का जो बुलावा था वो आपके माध्यम से हमारा पूरा हुआ। बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा। बहुत। इधर लक्सर में मानसून की पहली बारिश से जहां गर्मी से लोगों को निजात मिली है, वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। ये बारिश किसानों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं रही। किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश की आस लगाए बैठे थे। बारिश न होने से खेतों में दरारें पड़ रही थी। कुछ किसानों को धान की नर्सरी सूखने की कगार पर थी। कुछ किसान निजी संसाधनों का इस्तेमाल कर धान की नर्सरी बचाने में जुटे हुए थे। एयर शो का आयोजन, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।